हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। 12वीं का जो इंटर का परीक्षा है 2027 में, उसके लिए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है अध्याय 1 ठोस अवस्था। ठीक है, तो आज हम लोग अपने इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे कि ठोस अवस्था में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद शुरू से हम लोग 1 बाय 1 करके कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो चलो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, ताकि जो नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है आपको पता चल गया ठोस अवस्था। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि स्टडी प्लान में, हमारा स्टडी प्लान में क्या है। पहला, विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। हम लोग इसमें देखेंगे ठोस कितने प्रकार के होते हैं और वो भी कौन से बेसिस पे। तो जो अलग अलग फोर्सेज है, जिन फोर्सों के कारण इनके जो मोलिकुल्स या आयंस या एटम्स बंधे हुए हैं, उसके आधार पर इसका हम लोग वर्गीकरण करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आणविक ठोस। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आयनिक ठोस। उसके बाद सहसंयोजी ठोस और लास्ट में रवादार ठोस। और इन जितने ठोसों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, इसका सबका प्रारंभिक ज्ञान ही चाहिए। ठीक है, हम इसे डीप में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, द्विविमीय एवं त्रिविमीय लैटिस में यूनिट सेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर पढ़ेंगे यूनिट सेल में घनत्व की गणना कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कि ठोसों में किस प्रकार के बंध होते हैं, यानी ठोसों में जो बंध होता है वो कैसे बंधा होता है, तो ठोस में बंधाई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिक्तियां, कि रिक्तियां है क्या, वो क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे क्यूबिक क्रिस्टल में प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा शॉर्ट की डिफेक्ट, स्यांट दोष। ठीक है, और उसके बाद विद्युत एवं चुंबकीय गुण। और इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये चैप्टर ठोस अवस्था कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके मन में आएगा कि हम लोग यहाँ पे कौन से बुक पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि ये मेन हम लोग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए पढ़ने जा रहे हैं, बीएसईबी के लिए। तो ये जो एनसीईआरटी की ही बुक है, इसको इसने रीप्रिंट किया हुआ है। और ये कौन सा एडिशन है, तो 2006-7 का एडिशन है। ठीक है, 2007 का एडिशन, 2006 और 7 का एडिशन। तो आपने बुक ले लेना है ये बीटीसी का। ठीक है, बीएसईबी के लिए बना हुआ है ये बीटीसी का, ये 2006-7 का एडिशन है। और एनसीईआरटी तो हर साल अपने सिलेबस को अपडेट करते रहता है, तो उस कारण से क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक को इसने काट दिया है। लेकिन जो बिहार बोर्ड है वो अभी भी यही 2006-7 का जो एनसीईआरटी है वही चला रहा है। ठीक है, तो आपको पुरानी बुकें परचेज कर लेनी है, नहीं तो नेट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और आपको यही सब पढ़ने हैं जो यहाँ पे हमने टॉपिक दिखा दिया और बता दिया है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट होते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था। तो नाम से ही क्लियर है, आपको पता भी चल रहा है कि ठोस अवस्था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो ठोस है ये क्या होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है ना कि कोई भी पदार्थ है उसे दबाओ। ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसे दबाओ, अगर वो आपसे दब गया का मतलब वो ठोस नहीं है। हम लोग तो जनरली यही पढ़ते हैं। तो ठोस अवस्था की परिभाषा पहले देखते हैं कि ठोस अवस्था होता क्या है। ठीक है, तो देखो, जितने भी ठोस होते हैं ना, या कोई भी पदार्थ है, वो ना बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं। और उन कणों का नाम है अवयवी कण। क्या बोलते हैं, अवयवी कण। और अवयवी कण क्या होते हैं, तो ये एटम के रूप में हो सकते हैं, यानी परमाणुओं के रूप में, या फिर मोलिकुल्स के रूप में, अणु के रूप में, या आयंस के रूप में हो सकता है। ठीक है, और अगर इनके बीच का, यानी ये एटम्स, मोलिकुल्स या आयंस, इसके बीच का जो अंतराण्विक बल है, यानी जिन बलों के कारण ये आपस में बंधे होते हैं, ठीक है, तो वो अंतराण्विक आकर्षण बल वो इतने मजबूत होते हैं कि इन मोलिकुल्स, एटम्स और आयंस को बहुत नजदीक ला के रखे होते हैं। ठीक है, और इस कारण से ये बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड होते हैं। और इन्हीं गुणों के कारण हम इसे पदार्थों को ठोस कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ठोस की, यानी ठोस क्या है, तो द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण में मैंने भी नाम आपको बताया, परमाणु या अणु या आयंस। ठीक है, और ये कैसे बंधे होते हैं, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, काफी क्लोज बंधे होते हैं। ठीक है, अवयवी कण इतने प्रबल आकर्षण बलों से बंधे होते हैं कि लगभग स्थिर अवस्था में होते हैं। इसका मतलब ये इसके, यानी या तो एटम्स या मोलिकुल्स और आयन के बीच में ना जो आकर्षण का बल है वो इतना मजबूत होता है कि वो इन अवयवी कणों को इधर से उधर नहीं होने देता है।
यानी ये क्या होता है, बिल्कुल विरामा अवस्था में पड़े होते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे लिखा गया है कि लगभग स्थिर अवस्था में होते हैं। यही कारण है कि इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है। तो ठोस क्या है आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब ठोसों के गुण क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले अगर कोई भी वस्तु ठोस है तो उसका शेप दिखेगा आपको, यानी आकार दिख रहा है। शेप एंड साइज के बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं। अगर शेप एंड साइज यानी वो दिख रहा है का मतलब उसमें आयतन है, और आयतन है तो द्रव्यमान भी होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ठोसों का आकार, आयतन एवं द्रव्यमान निश्चित होते हैं, पहला गुण। दूसरा, ठोसों में अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। प्रबल का मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत। ठीक है, और ठोसों में अंतराण्विक दूरी कम होती है। ये इतने क्लोज होते हैं एक दूसरे के ना, इतने क्लोज होते हैं, और क्लोज होने का कारण क्या है, इनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा मजबूत होना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तीसरा गुण, ठोसों में अंतराण्विक दूरी कम होती है। और ये चौथा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ठोस असंपीड्य और कठोर होता है। असंपीड्य का मतलब इसे दबाया नहीं जा सकता, और कठोर बहुत ही हार्ड है। कठोर का मतलब यहाँ पे है कि अगर हमने ठोस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कोई बाहरी बल लगाया ना, तो इसके अणुओं या ये जो अवयवी कण है उसके बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ठोस क्या होता है, असंपीड्य और कठोर होता है। बस आपने ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन सा, तो एक को बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे को बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसी को रवादार ठोस भी कहते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसे वे रवादार ठोस कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले चलते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्रिस्टलीय ठोस ना वे ठोस जो असंपीड्य, दृढ़ और कठोर और एक निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। कठोर और एक निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यहां और दो बार लिखा गया है, इसे आपने छोड़ देना है। ठीक है, और एक निश्चित, देखो असंपीड्य पहले ही बता चुका हूं कि ये कंप्रेस नहीं किया जा सकता। दृढ़ का मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाओ तो इसके जो अवयवी कण है उनके बीच की जो दूरी है ना वो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कठोर और एक निश्चित ज्यामिति वाले, यानी इसका जो शेप एंड साइज होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनमें अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, यानी एक कण के नीचे एक कण, एक कण, एक कण, इसी तरीके से जैसे एक पैटर्न चलेगा, अगला कण, अगला कण, अगला कण। तो ये बिल्कुल एक दूसरे का स्थान पे नहीं जाएगा, ये अपने ही स्थान पे रहेगा। ठीक है, एक बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में होता है। ठीक है, इनके कण व्यवस्थित होते हैं। रेगुलर पैटर्न का क्या मतलब, इस तरीके का होगा। देखो अगर ये अवयवी कण है, ये तो अगला जो लेयर बनेगा वो भी पहले के नीचे जस्ट, दूसरे के नीचे भी जस्ट, तीसरे के नीचे भी जस्ट, और चौथे के नीचे भी जस्ट, इस तरह का ये पैटर्न बनेगा। और ये देखिए ये रेगुलर पैटर्न है या नहीं, तो यही कहते हैं कि इसके जो कण होते हैं ना वो व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इनकी त्रिविमीय क्रिस्टल संरचना होती है, यानी इनकी त्रिविमीय क्रिस्टल संरचना बाहरी बलों से विकृत नहीं होते। बाहरी बलों से विकृत नहीं होने का मतलब मैंने जो ही बोला कि अगर आपने यहाँ पर एक्सटर्नल ये फोर्स लगा दिया तो इस फोर्स के कारण ये जो फोर्स लग रहा है इसे दबना चाहिए, इसको ये दबेगा नहीं, ये अपने ही स्थान पर रहेगा। यानी इसके जो निकटवर्ती मोलिक्यूल्स है ना, या आयंस है या एटम्स है, यानी अवयवी कण है, वो डिस्प्लेस नहीं होता, वो जहाँ था वहीं रहेगा। ठीक है, तो और अगला क्या है कि यह वास्तविक ठोस होते हैं, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस है ना यही ओरिजिनल ठोस है, वास्तविक ठोस है। एग्जाम्पल, कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे तो हम लोग बता सकते हैं सकरा, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस भी ना के कुछ टाइप्स है, जैसे आणविक ठोस। अब आणविक ठोस क्या होता है, तो वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु हो, क्या हो वो, अणु हो, आणविक ठोस कहलाता है। आणविक ठोस याद रहेगा ना, आणविक ठोस का मतलब है वैसा ठोस जिसके अवयवी कण क्या हो, अणु हो, क्या हो, अणु हो, क्या कहलाएगा, आणविक ठोस। ठीक है, अब देख लो, तो ये आणविक ठोस, ये भी इसके भी टाइप्स है। तो ये इसके टाइप्स में एक होगा अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होगा ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ये जो आणविक ठोस है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस। तो अब आपके मन में आएगा कि अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, तो इस प्रकार के ठोसों के अणु अध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं, अध्रुवीय। ठीक है, तथा यह आपस में दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं। कौन सा, दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं। और इसकी खासियत क्या है, तो ये मुलायम
और विद्युत के अचालक होते हैं। ठीक है, अचालक, अ का मतलब नहीं और चालक का मतलब चालक, यानी अचालक नहीं होते, तो अचालक नहीं होते का क्या मतलब, तो चालक होता है। और इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। बस आपने यही 2-3 लाइन का सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना है, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है। तो अध्रुवीय का एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन टेट्राक्लोराइड, या नैप्थलीन। ये सब क्या है, अध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं या क्या होता है, तो ध्रुवीय से आपको पता चल गया कि ध्रुवीय होगा, ध्रुवीय का मतलब पोलर, यानी एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक टाइप। ठीक है, तो देख लो, तो इस यानी और जैसे ही पोलर हो गया तो यानी धनात्मक ऋणात्मक, तो ये दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हो गया, और जैसे ही अपोजिट नेचर का चार्ज हो ना, तो इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही खतरनाक लेवल का होता है, यानी इनकी जो दोस्ती होती है ना भयानक होती है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे ध्रुवीय ठोस को, ध्रुवीय आणविक ठोस, कि इनमें प्रबल ध्रुवीय आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, यह मुलायम व विद्युत के अचालक होते हैं। दूसरा ये गुण है, यह कमरे के ताप व दाब पर गैस या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के ताप पे कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल तो देखो, इसका एक जो एग्जाम्पल होता है ठोस SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस HCl, या ठोस HBr। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब ठोस अवस्था में, ये सब क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या आता है, तो अगला आणविक ठोस का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस ये कैसा होता है, तो यह विद्युत के अचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं, साथ में कमरे के ताप व दाब पर मुलायम व ठोस होते हैं। एग्जाम्पल, तो इसका भी एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, या H2O जल, या NH3। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है आयनिक ठोस। क्या आता है, आयनिक ठोस। ये सब पहला क्या था, आणविक ठोस, दूसरा क्या है, आयनिक ठोस। अब नाम से ही क्लियर है, आयनिक ठोस यानी आयन से युक्त। तो इसके जो अवयवी कण होगा, अवयवी कण का मतलब ठोस जिनसे मिलके बना है, वो कैसा होगा, वो आयंस होगा। क्या होगा, आयंस होगा, और आयंस में धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। तो आयनिक ठोस का क्या मतलब, इसमें अवयवी कण आयन होते हैं। पहला तो आपने ये याद रखना है, यह प्रबल आयनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, यह कठोर व भंगूर प्रकृति के होते हैं। भंगूर से मतलब यह है कि इसको, भंगूर का मतलब होता है वैसा मटेरियल जिसे पीट के ना सीट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये भंगूर प्रकृति के होते हैं, यानी इसे गिरा दिए ना ये टूट जाएगा बालू की तरह। ठीक है, भंगूर प्रकृति के होते हैं। इनमें गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी इसका जो गलनांक होता है ना और क्वथनांक दोनों बहुत ही ज्यादा होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जल में घोलने पर आयन मुक्त करते हैं। जल में घोल दो क्या होता है, आयन मुक्त करते हैं। जलीय अवस्था में मुक्त आयन करने के कारण यह विद्युत का चालन करते हैं। ये याद रखना है आपने कि जलीय अवस्था में मुक्त आयन करने के कारण यह विद्युत का चालन करते हैं। राइट, तो चले आगे, नेक्स्ट है हमारा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2 या KNO3। ये सब क्या है, ये सब आयनिक ठोस के एग्जाम्पल है। इसे देख लो, ये सब के सब प्लस और माइनस आयंस में बिखर जाता है या टूट जाता है। उसके बाद जो तीसरा ठोस के प्रकार है यानी क्रिस्टलीय ठोस के, वो है धात्विक ठोस। क्या है, धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस का क्या मतलब कि ये धातु होगा, और धातु होने के लिए क्या होता है, मोस्टली धातु क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, और चालक होने का मतलब इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वैसा ठोस जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। ठीक है, और क्रिस्टल के सभी जगह पे फैले होते हैं, क्या कहलाता है, धात्विक ठोस। तो क्या लिखेंगे, ठोस में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तथा क्रिस्टल में सभी जगह फैले रहते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन के कारण ठोस विद्युत का प्रवाह करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं। साथ में यह ठोस सुचालक होते हैं। धातुओं में चमक रंग इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। अगर कोई पूछे धातु में जो चमक या रंग है वो किसके कारण होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, उसके कारण धातु में रंग आता है और साथ में चमक भी आता है। ठीक है, एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन Cd यानी कैडमियम Ag, सिल्वर Au, सोना और कॉपर Cu। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे ठोस के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें ना जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होता है, तो देखो, बाह्यतम कोष को छोड़कर अंदर के समस्त कोष एवं नाभिक कोष संयुक्त रूप से संलगित धनायन या कर्नेल कहा जाता है। जो बाहरी
कक्षा होती है ना, उसे छोड़कर जो बाद बाकी है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कर्नेल। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसे क्या बोलेंगे? कर्नेल। चले आगे। अगला, अब 3 प्रकार हमने पढ़ लिया, तो चौथा क्या है? चौथा है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। क्या है? सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो इसमें अवयवीकरण कैसे होगा? सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं। सहसंयोजक बंध का क्या मतलब आपको पता ना? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे? इसमें अवयवीकरण सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के बंधों के कारण इन ठोसों में विस्तृत अनेक रूपता पाई जाती है। इन्हें विशाल अणु कहते हैं। ठीक है, यह बंध दिशात्मक व प्रबल होता है, यानी इसमें डायरेक्शन भी होगा और साथ में इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? मजबूत होता है। इनका गलनांक उच्च होता है। यह विद्युत रोधी होता है। क्या होता है? विद्युत रोधी, यानी विद्युत का कुचालक। एग्जाम्पल है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ठीक है, अब कभी कभी ग्रेफाइट पे एक लेख टाइप का, ऐसे टाइप का लिखने के लिए आ जाता है, तो ग्रेफाइट के बारे में एक छोटा सा यहाँ पे श्रद्धांजलि ये रहा कि ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस होता है। ठीक है, यह मुलायम व विद्युत का क्या होता है बता? चालक या कुचालक। तो ग्रेफाइट ना विद्युत का चालक होता है, हमेशा याद रखना। तो यह मुलायम व विद्युत का चालक होता है। ठीक है, इसमें कार्बन परमाणु विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है तथा चौथा इलेक्ट्रॉन अलग अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है। यह मुक्त गमन के लिए मुक्त होता है। ठीक है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन मुक्त गमन के लिए मुक्त होता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। इतना आपने ग्रेफाइट के बारे में याद रखना है। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक या सुचालक होता है, हीरा कुचालक होता है। ठीक है, अब देख लो, ये है संरचना इसका, हीरा का, और यहाँ पे इस कार्बन का, ये अलग अलग कार्बन का आपसे पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो ये जो कायरल है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका या इसका ये क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। और ये ग्रेफाइट है। तो ये नेटवर्क ठोस की जो संरचनाएं हैं वो दे रखा है, ये हीरा के लिए और ये ग्रेफाइट के लिए। आपने इसे अच्छे से ध्यान पूर्वक कर लेना है। ठीक है, वो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ये संरचना दिखाने के लिए हीरा और ग्रेफाइट का, और इसके बीच का ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके बारे में भी पूछता रहता है, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब दूसरा है, देखो हमने पढ़ा ठोस 2 प्रकार के होते हैं, तो हमने क्रिस्टलीय के बारे में जब सब कुछ पढ़ लिया तो अगला क्या है? अगला है अक्रिस्टलीय ठोस। अब अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो अक्रिस्टलीय ठोस को ही ना बेरवादार ठोस कहते हैं। कौन सा ठोस? बेरवादार ठोस। तो ये होता क्या है? तो वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी ये एक रेगुलर जो पैटर्न था ना, जो मैंने आपको पीछे बना के दिखाया था, उस तरह का नहीं होता। इसके एक एटम्स यहाँ पे होंगे तो अगले गैप हो सकता है ऊपर खिसक गया हो, नीचे खिसक गया हो, या बीच में ही गैप कर गया हो। ठीक है, ये रेगुलर पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और जैसे ही रेगुलर पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होगा तो इसके शेप एंड साइज में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल है कांच या रबर या प्लास्टिक। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? कांच, रबर या प्लास्टिक। नेक्स्ट है हमारा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 5 नंबर में कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये मैं गुणों के आधार पे आपको बता देता हूं। तो हम एक टेबल बना लेंगे, पहले टेबल में गुण को लिख लेंगे, दूसरे टेबल में क्रिस्टलीय ठोस और तीसरे में अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो पहले में हमने गुण को लिख डाला, दूसरे में क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, और तीसरा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब गुण में देख लेते हैं पहला, तो आकार। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसका जो आकार होता है निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं, और अक्रिस्टलीय का क्या बोला था? अनिश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। ठीक है, आकार के बाद गलनांक। तो गलनांक क्रिस्टलीय का क्या होता है? निश्चित ताप पर ही पिघलता है, एक निश्चित ताप पर। और जो अक्रिस्टलीय होता है ना, यह ताप के एक परास में धीरे धीरे पिघलता है, एक परास में, यानी ये पिघलता रहेगा, मतलब कुछ टेम्परेचर से स्टार्ट होकर कुछ टेम्परेचर तक। लेकिन जो क्रिस्टलीय होता है उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब तक नहीं देंगे ना, वो पिघलेगा नहीं। तो यही फर्क है दोनों में।
ताप के एक परास में धीरे धीरे पिघलता है। ठीक है, उसके बाद प्रकृति, प्रकृति का मतलब ये ठोस है या वास्तविक है या अवास्तविक है या मुलायम है। तो प्रकृति कैसा होता है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना वो वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है ये आभासी होता है या अति शीतित द्रव्य होते हैं। ठीक है, दैसिकता। अब देखो इसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग ये डिफरेंसेस कर रहे हैं तो यहाँ पे दैसिकता, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, और ये याद कर लेना, ये हमेशा पूछा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस ना विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, वहीं पर जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो समदेशिक प्रकृति के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड यहाँ से इस टॉपिक से ये जो देशिकता के बारे में है ऑब्जेक्टिव उठा लेता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। और ये होता क्या है, आगे अगला हमारा टॉपिक होगा गलन उष्मा। अब देखो गलन उष्मा, तो जो क्रिस्टलीय ठोस है ना उसकी गलन उष्मा निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित। ठीक है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसकी गलन उष्मा ना अनिश्चित होती है, यानी इसमें कोई निश्चित सीमा नहीं है। और अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर तो जो क्रिस्टलीय होता है ना वो दीर्घ परासी है, बहुत दूर तक। ठीक है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है इसमें, और जो अक्रिस्टलीय है उसमें कौन सी व्यवस्था होती है, लघु परासी। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर पूछे तो एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड या सीजियम क्लोराइड या ZnS। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है किसके, क्रिस्टलीय ठोस के। और अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल क्या है, कांच या फिर रबर या फिर प्लास्टिक। तो चलो, अगर आपको यहाँ पे जो भी आपको बताया गया है अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भी, नहीं अच्छा लग रहा हो तो भी, क्या कमी रह गया वो भी बताना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करना, लेकिन आपका कमेंट मस्ट है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।